गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चा बाड़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले जो हमने करा था वो था कंज्यूमर एनालिसिस इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, यानी कि हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। तो अब हम सीखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। तो वीडियो में स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अटेंडेंस बन जाए। ओके, आगे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये ना अपोजिट है हमारा जो कार्डिनल अप्रोच था ना, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। क्यों? कार्डिनल अप्रोच में हम कहते थे कि हम नंबर्स को ना मेजर कर सकते हैं, नंबर्स कह रहे हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। जैसे कि 1 2 3 4 करके हम कह सकते थे कि इतना यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। ये अप्रोच कहता है कि हम नंबर्स में मेजर ही नहीं कर सकते हो, बल्कि करेक्ट है। अगर तुम ध्यान से सोचो, क्या तब कभी तुम कहते हो कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 4 यूटिल्स की, 5 यूटिल्स की? हम ऐसे थोड़ी कहते हैं। हम कहते हैं मुझे पानी पीकर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, या कह लो हमने एक गिलास पिया तो मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई दूसरे गिलास से कंपैरिजन में। तो हम कंपैरिजन में बताते हैं कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई कि कम। ये भी यही स्टेट करता है कि हम सेटिस्फेक्शन बता सकते हैं हाई और लो, हम ये नहीं बता सकते हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आर्गूमेंट है। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है, इसीलिए इस अप्रोच को हमने लाया। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सिंपल सी चीज़ कहता है कि जी जो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें कहता था हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, ये कहता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। ये इस एजम्पशन पे बना है कि हम मेजर कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं, हाई और लो। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या होता है हाई और लो, रैंक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। इसकी कुछ एजम्पशंस, अब चल की जब हमने यूटिलिटी पढ़ा था उसमें कुछ एजम्पशंस होती नहीं थी खास, राइट। तो इसके अंदर एजम्पशंस भी है। मेरे को 1 मिनट दोगे? ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशंस भी है, उसमें इतनी एजम्पशंस नहीं थी, इसमें एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस है? पहली चीज़, जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो चेंज नहीं होगी, यानी कि हमें बताई जाएगी और वो चेंज नहीं होगी। दूसरा, कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करेगा ना, जैसे उसकी इनकम है वो जो जहाँ पे स्पेंड करेगा वो ऑलवेज 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। 2 यूनिट्स का मतलब है एक कमोडिटी के 2 यूनिट्स नहीं, मतलब अलग अलग, यानी कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों कंज्यूम करेगा। यानी वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर एक्स पे नहीं कर सकता, सारा का सारा एक्सपेंडिचर वाई पे नहीं कर सकता, उसको दोनों कंज्यूम करने पड़ेंगे। ओके, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है वो वेल डिफाइंड है, उसका कोई फेवरेबल ऐसा कोई गुड नहीं है कि जिसमें वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव हिम मोर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस वर्ड को ना हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने शॉर्ट में कहा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज़ की कंजम्पशन करता हूँ ना तो मेरी उससे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। बल्कि तुम कहोगे सर हमने तो पढ़ा था मार्जिनल लॉ ऑफ डीएमयू में कि जैसे हम किसी गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है फॉल करता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉ ऑफ डीएमयू मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता था कि मैंने एक गुड कंज्यूम करा, अगले गुड से जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम होगी पिछले गुड के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही कहता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो यानी आप अगला गुड कंज्यूम करते हो, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, जो कि तुम्हें लगेगा कि गलत है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बात कर रहा है टोटल यूटिलिटी के परस्पेक्शन से कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है जब हम अगला गुड कंज्यूम करते हैं हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन तो इंक्रीज होती है ना। मार्जिनल सेटिस्फेक्शन फॉल कर रही है बट टोटल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ रही है। तो ये टोटल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। तो ये डाउट तुम्हें आएगा, तुम्हें लगेगा ये लॉ को इग्नोर मार रहा है। नहीं, लॉ को इग्नोर नहीं मार रहा, ये टोटल सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। ओके, यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई गुड कंज्यूम करते हो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। और कंज्यूमर जो भी है वो है हमारा एक रैशनल, जैसे तुम समझदार व्यक्ति हो वैसे ही वो भी समझदार व्यक्ति है, ठीक है। अगला आ गया इंडिफरेंस सेट। और इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस होता है? इंडिफरेंस सेट वो सेट होता है यानी कि एक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमारी सेटिस्फेक्शन जो होगी सेम होगी। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया नहीं इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है। जब डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं हम उसका मतलब होता है अलग अलग। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो कि सेम है, यानी कि एक ऐसा कर्व जिस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और उसमें हमारी सेटिस्फेक्शन इनडिफरेंट होगी, यानी कि नॉट डिफरेंट, सेम होगी, तो हम उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। बस नाम से ही उसका कर्व बन गया। तो ये कहता है एक ऐसा सेट, यानी कि एक ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसके अंदर हमारी सेटिस्फेक्शन जो होगी ना वो सेम रहेगी। जैसे कि मान लो ए पॉइंट पे मैं 10 आईफोन खरीद रहा हूँ, 1 मैकबुक खरीद रहा हूँ। सी पॉइंट पे मैं 5 आईफोन खरीद रहा हूँ, 3 मैकबुक। इन दोनों पॉइंट पे जो मेरी सेटिस्फेक्शन है ना वो सेम है, वो सेम है। तभी हम इन पॉइंट्स को इंडिफरेंस बोलते हैं, इंडिफरेंट बोलते हैं। तो हम इस टेबल को क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस सेट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, यानी कि नॉट डिफरेंट या फिर सेम है,
इन कॉम्बिनेशंस पे। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट कर दूं एक ग्राफ में तो वो क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, इसकी शेप ऐसी की होती है वो सब हम समझेंगे, बट फिलहाल के लिए बस ये समझ लो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस सेट। जो तुमने ऊपर सेट बनाए कॉम्बिनेशन होता है उनको मैं डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट कर दूँ ग्राफ में तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस सेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि जो कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है, कॉम्बिनेशन डी है, ये सारे इक्वल है। बट तुम कहोगे सर इसमें तो आईफोन अलग है, मैकबुक अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, बट वो इक्वल है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी के टर्म्स में वो बराबर है। यूटिलिटी नहीं बोलूँगा क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस में था, वो सेटिस्फेक्शन के टर्म्स में बराबर है। ठीक है, ओके। अगर देयर इज नो डिफरेंस अमंग द सेटिस्फेक्शन तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी और जो है वो जो पॉइंट है उनमें वो इनडिफरेंट है, यानी कि सेम है। बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमारे इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स है वो है फीचर्स। ठीक है, अब वो फीचर्स क्या क्या हैं एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों है, देखो हायर आईसी तुम क्या देख के बता सकते हो कौन सा आईसी सबसे ज़्यादा हायर है, IC1 IC2 IC3, राइट। IC1 हायर है, क्यों, वो तुम्हें दिख रहा है वो ऊपर है, बट इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन देगा। बिल्कुल, देखो मैंने 3 आईसी बनाए, मैंने एक एक्स वाई एक्सिस से ना एक लाइन निकाली, स्ट्रेट लाइन, जिसमें मुझे पता चल रहा है गुड एक्स का कंजम्पशन ना तीनों पॉइंट में सेम है। ये पता ना तुम्हें, यहाँ कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स है और यहाँ कंजम्पशन ऑफ गुड वाई है। जब मैं गुड एक्स का कंजम्पशन देख रहा हूँ तो तीनों लाइन पर वो सेम है, बट जो गुड वाई पर है वो अलग है। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ जो गुड एक्स का कंजम्पशन है वो क्या है, सेम है। अब जब मैं गुड वाई का कंजम्पशन देखूंगा तो गुड वाई का कंजम्पशन तुम्हें दिखेगा हर कर्व पे अलग है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें भी एक एजम्पशन बताया, क्या एजम्पशन, कि जब हम किसी गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं यानी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा गुड वाई किस में कंज्यूम हो रहा है, सी पॉइंट पे। तो मैं कह सकता हूँ सी के ऊपर जो कंजम्पशन है गुड वाई की ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। बी पे कंजम्पशन सी के कंपैरिजन में कम है, तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पे कंजम्पशन सी से कम होगी, यानी सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम होगी। और ए में तो सबसे ज़्यादा कम है तो उसमें सबसे कम सेटिस्फेक्शन होगी। तो अगर मैं कहूँ एक्स गुड की कंजम्पशन सेम है सब में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट मैं गुड वाई पे कंपैरिजन करूँ तो सब में सेटिस्फेक्शन अलग है। सी वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, यानी IC1 पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, IC2 पे उससे कम, IC3 पे उससे कम। तो इससे पता चल रहा है जब हमारा कर्व सबसे हाई होता है ना उसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और उसके नीचे वाले में ऊपर वाले से कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं हायर द आईसी कर्व हायर इज द सेटिस्फेक्शन, यानी IC1 में सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है क्योंकि उसमें गुड एक्स और गुड वाई की कंजम्पशन सबसे मैक्सिमम हो रही है। बिल्कुल, तो देखो यहीं पे हमने यही लिखा है, कंसिडर 3 IC IC1 IC2 IC3 कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज सेम अक्रॉस all 3 ICs but consumption of good Y is highest in IC1 followed by IC2 and IC3। तो इसका मतलब हमारा जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वर्ड था ना जो मैंने तुम्हें कहा था वो याद रखना है, इसके अंदर हमारा यही पॉइंट आएगा। और तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में पता कैसे आएगा, जैसे वो एजर्शन पूछ लेगा या फिर मान लो एक स्टेटमेंट दे देगा कि बताओ रीज़न जिस कारण से हमारा IC जो हायर होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, तो तुम्हें ये रीज़न बताना है। ये जो मैंने रेड में लिखा ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी दिखा है, शो दैट हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये तुम्हें लिखना है, अगर आंसर करना है तो लिख लो ये एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या था दूसरा, IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या पॉइंट कहता है दो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब हमने बचपन में सीखा था ना जब पाइथागोरस थ्योरम करवाते थे कि मान लो ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अगर वो फॉर्मूला इक्वल आ गया इसका मतलब ये राइट एंगल है। वो होता था ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लेंथ का स्क्वायर अपॉन हाइट का स्क्वायर, कुछ ऐसा करते थे, मेरे को पूरा याद नहीं, ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो पहले तुम प्रूव करते थे कि यार वो गलत है, बट वो एट द एंड प्रूफ सही हो जाता था। अब देखो ऐसे ही करके चलेंगे। मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं दो IC इंटरसेक्ट करते हैं, यानी IC1 इंटरसेक्ट IC2 एट पॉइंट A। बट क्या हमने पढ़ा था, अगर A और B एक कर्व पर आ रहे तो उनका सेटिस्फेक्शन सेम होगा, यानी B इज इक्वल टू A इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। और अगर C और A एक कर्व पे आ रहे हैं यानी IC1 पे, तो मैं कह सकता हूँ C पे जो सेटिस्फेक्शन है और जो A पे सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। तो मैं कह सकता हूँ B और C के ऊपर सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम है, क्योंकि A पे अगर B इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू A तो मैथमेटिकली C इज इक्वल टू B। बिल्कुल सही, यानी कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया, क्या, कंसिडर पॉइंट A एंड B ऑन IC2 एंड A एंड C ऑन IC1, पॉइंट A इज इक्वल टू B इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और A इज इक्वल टू C।
तो उसके बाद जब तुमने देखा कि b इज इक्वल टू सी आएगा, अगर b इज इक्वल टू सी आ रहा है यानी इन दोनों पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन क्या सेम। बट अगर तुम ध्यान से देखो गुड x की कंजम्पशन दोनों के ऊपर सेम है, बट गुड y की अलग है। गुड y की कंजम्पशन b पे क्या है, ज़्यादा है, और गुड अपना सी के ऊपर क्या है, कम है। तो मैं कह सकता हूँ बी पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, सी पे कम मिल रहा होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, ये कम देगा, यानी बी इज इक्वल टू नॉट, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऐसा समझो, अगर मैं कह रहा हूँ बी इज इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू ए, तुम कहोगे बी और सी बराबर है, मैं कहूँगा ठीक है बराबर है। बट अगर एक गुड यानी कि गुड वाई की कंजम्पशन एक पॉइंट पे ज़्यादा हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ उस पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत है, मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ बी इज इक्वल टू सी, बट ये तो कह रहे हैं कि यार आपकी कंजम्पशन वाई की ज़्यादा हो रही है बी पॉइंट पे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वो तो पैराडॉक्स आ रहा है, इसी चीज़ को हम पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि गलत आ रहा है हमारा, जो हमने जो एज्यूम करा था वो रॉन्ग है। यानी कि बट दिस इज नॉट पॉसिबल एज कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इज मोर एट पॉइंट बी एंड लेस एट पॉइंट बी। दिस मीन्स बी इज गिविंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ IC2 इज गिविंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड IC1 इज गिविंग लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो दे कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, therefore B must be offering higher level of satisfaction। या तो ये होगा ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ये दोनों एक ही कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे जो हमने जो पढ़ा अभी तक IC वो बिल्कुल ही गलत पढ़ा, ठीक है ना। तो ये दिस इज पैराडॉक्स। तो तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो रीजन क्या है, IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर का, इट इज बिकॉज ऑफ पैराडॉक्स, दैट इज इट इज़ नॉट लॉजिकल, या फिर रिजल्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। जो हमने प्रूव करना था वो कॉन्ट्राडिक्टरी आया। उसके बाद IC डज नॉट टच इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जरा समझो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्यों टच करेगा IC। ये देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो क्यों करेगा, जब हमारा जो एक्स का कंजम्पशन है वो जीरो हो जाए, या एक्स एक्सिस को क्यों टच करेगा जब वाई का कंजम्पशन जीरो हो जाए। बट हमारा तो एजम्पशन था ना, कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम टू गुड्स। तो भाई हम एजम्पशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बस यहाँ पे यही पॉइंट लिखना है। अगर हम एजम्पशन के अगेंस्ट गए तो ये IC टच कर जाएगा, तभी तो हमने कहा इट डज नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि हम प्रिज्यूम यही मान के चल रहे हैं, तो मतलब टचिंग y एक्सिस मीन्स कंजम्पशन ऑफ गुड x इज जीरो, या टचिंग x एक्सिस मीन्स गुड y इज जीरो। बट वी नो IC consider an assumption that consumer always consume two goods, तो it does not touch x axis और y axis, ये कभी टच नहीं कर सकता, यानी कि ये बीच में फ्लोट करेगा कहीं पे, ठीक है। ओके, अगला था IC स्लोप डाउनवर्ड। इजी लग रहा है ना, समझ आ रहा है ना लॉजिकली। कह रहा है IC स्लोप डाउनवर्ड या नेगेटिवली स्लोप। क्यों? अरे यार तुमने अभी पढ़ा था पीछे, PPC पढ़ा तुमने, MU कर्व सुना, इन सब में क्या था कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हो तो दूसरी चीज़ फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल हमने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा था वो, हमने पढ़ा था PPC। तो PPC में देखा था ना, अगर हम गुड X की प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो हमें गुड Y की प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। तो मतलब मैं कह सकता हूँ उसके अंदर हमारा नेगेटिव रिलेशन था। अगर गुड Y को इंक्रीज करता हूँ तो गुड X कम करना पड़ेगा, या गुड X को इंक्रीज करता हूँ गुड Y इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बस सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा कि अगर आप गुड X ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको उसको कम करने के लिए देखो ना, मेरे को हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मैंने गुड कंज्यूम करा एक्स्ट्रा, ठीक है, मान लो एक गुड की कंजम्पशन बढ़ा दी, तो मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, तो मैं उस पॉइंट से ऊपर निकल जाऊंगा। मुझे वापस उस पॉइंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गुड की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन। अगर मैं एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाता हूँ मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, बट मेरे को सेम लेवल पे रहना है, इनडिफरेंट रहना है, तो मेरे को दूसरी की कंजम्पशन कम पड़नी पड़ेगी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, कंजम्पशन कम करोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज करेगी। यही तो कहता है वो। तो कह सकता हूँ IC स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज कंजम्पशन ऑफ टू गुड इज इन्वर्सली रिलेटेड। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन्वर्स, यानी कि गुड X बढ़ाऊंगा तो गुड Y कम करना पड़ेगा, या गुड X कम करूंगा तो गुड Y इंक्रीज करना पड़ेगा। बट मैं तुम्हें बोलूँ ये सिर्फ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट और कवर किया जो मैंने तुम्हें बोला, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो होता है क्या, बच्चे पढ़ के आते हैं, जैसे एजर्शन आ गया, वहाँ पे कहता है इट इज एजर्शन में लिखा हुआ IC स्लोप्स डाउनवर्ड, तुम कहते हो हाँ बिल्कुल ठीक है एजर्शन, रीजन में उसने कुछ X लिख दिया होता है, मान लो जैसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस लिख दिया उसने कि इट इज ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस IC स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है।
बच्चे सोचते हैं यार ये तो नेगेटिव रिलेशन के कारण हो रहा है, मोनोटॉनिक के कारण थोड़ी हो रहा है। अरे इनडायरेक्टली मोनोटॉनिक के लिए हो रहा है। इवन मैं कहूँ मोनोटॉनिक ही मेन रीजन है जिसके कारण इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, और इन्वर्स रिलेशन के कारण ही वहाँ पे नेगेटिव वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो प्रिंसिपल जो रीजन है ना मोनोटॉनिक प्रेफरेंस है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें आता है ना एजर्शन में, तो तुम कहोगे बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन क्या? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, यानी इसका आंसर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस है। गलती मत करना इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे दो रीजंस हैं, एक इन्वर्स रिलेशन, एक मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, मगर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा रीजन है। प्रिंसिपल रीजन, इट इज ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दैट इट लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द आईसी। जैसे कि एज मोर एंड मोर गुड लीड टू हायर सेटिस्फेक्शन, अगर मैं इसको हायर सेटिस्फेक्शन पे करूंगा तो मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगी, सेम पॉइंट में रहने के लिए मुझे उसको दूसरे की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो इट इज़ कंबाइंड विद लेस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि सेटिस्फेक्शन कम करने के लिए मैं दूसरा कम खरीदूंगा टू हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अगला पॉइंट लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्या है? आईसी इज कन्वेक्स टू रीजन, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि आईसी क्यों कन्वेक्स होता है, और 6 नंबर का क्वेश्चन है। 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन जो है पोटेंशियल वो ये है, क्या आईसी कन्वेक्स क्यों है? मैं तुम्हें कहूँ आईसी कन्वेक्स क्यों है? आईसी इज कन्वेक्स बिकॉज इसमें जो हमारा एमआरएस है ना, अभी बढ़ोगे एमआरएस क्या होता है? एमआरएस जो है ना वो हमारा डिक्रीजिंग होता है, डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, देखो कैसे। आईसी ऐसा कनकेव क्यों नहीं है, कन्वेक्स क्यों है? रीजन समझना, क्योंकि हमारा पीपीसी होता था ना ऐसे कनकेव, हमारा कन्वेक्स क्यों है? अभी ये समझना। कहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस दैट आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। डिमिनिशिंग मतलब जो फॉल हो रहा है। अब ध्यान से समझना, जब हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे ना, तो हमारा क्या स्पेशलाइजेशन आ रहा था। हम गुड एक्स से गुड वाई को प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे, हमारी स्पेशलाइजेशन चेंज हो रही थी। तो जैसे ही हम गुड वाई पे शिफ्ट करते थे, हमारी स्पेशलाइजेशन खराब हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता था गुड एक्स फॉर गुड वाई। मतलब मुझे गुड वाई बनाना होता था ना, तो मैं स्पेशलाइजेशन तो गुड एक्स में रखा हूँ, तो जब मेरे को गुड वाई पे शिफ्ट करना, मैं गुड वाई बनाऊंगा तो मेरी स्पेशलाइजेशन खराब हो जाएगी, तो मेरा गुड एक्स जो होगा वो ज़्यादा सेक्रीफाइस होगा, इसीलिए वो हमारा इंक्रीजिंग होता था। तभी हम कहते थे MRT इज इंक्रीजिंग या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। बट यहाँ क्या चीज़ है, जब मैं एक गुड को सेक्रीफाइस करता हूँ, दूसरे गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो पता क्या आता है? हमारी ना वो आती है, क्या बोलते हैं, डिज़ायर आती है। जैसे मान लो मेरे पास आईफोन है, ठीक है, 10 आईफोन है और एक मैकबुक है, तो मैं चाहूँगा ना मैं थोड़े मैकबुक लूँ यार, आईफोन सेक्रीफाइस करूँ। ठीक है, मैंने कर दिया पहली बार में, मान लो 2 आईफोन सेक्रीफाइस करे मेरे पास, अब हो गए 2 नहीं करे मैंने, करे 3 सेक्रीफाइस करे मेरे पास 7 हो गए। ठीक है, और मेरे पास मैकबुक हो गए 2। अब मुझे बताओ अगली बार भी क्या मैं 3 सेक्रीफाइस कर दूंगा आईफोन? मेरे पास 10 थे, 7 हो गए, तो तुम्हारे दिमाग में खनकेगा कि यार अब तो 7 हो गए यार, अगर मैंने अब भी 3 सेक्रीफाइस करे मेरे पास तो सिर्फ 4 बचेंगे, और मैकबुक कितना हो जाएगा? 3। अब तुम डिज़ायर लाओगे बीच में, कि जब आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो ना उसकी डिज़ायर बढ़ने लगती है। ऐसा समझो तुमने 3 आइसक्रीम खाई, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें बोलूँ कि यार जब तुम आइसक्रीम खाओगे ना तो एक ही खाना, तो तुम बोलोगे यार तुमने तो कम कर दिया, अब मैं और सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, एक आइसक्रीम इसको भी दे दूं क्या? मैं नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे को 5 बबल गम दे दे, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आइसक्रीम छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो वो होता क्या, हमारी ना डिज़ायर बढ़ जाती है। जैसे तुम्हारे हाथ में पैसा है यार, तुम्हें पैसा स्पेंड करना होता है, जब ज़्यादा होता है तुम ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेते हो, बट अगर जब कम होने लगता है, मनी कम होने लगती है, फिर तुम रोकते हो ना, उसको रोकते हो ना, तुम्हें वो फेवरेबल हो जाता है ना। बस यहाँ पे भी वही डिज़ायर आता है कि अगर मैं एक गुड सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना उसके लिए मेरी डिज़ायर बढ़ जाती है, और जो मैं खरीद रहा हूँ उसके लिए डिज़ायर कम हो जाती है, क्योंकि अब वो मेरे पास अबंडेंस में आ जाता है। जब मैंने गुड एक्स सेक्रीफाइस किया, गुड वाई मिल भी तो रहा है, वो मेरे पास अबंडेंस हो गया, अब मेरे पास वो इतना ज़्यादा हो गया, मैं उसको और क्या करूँगा? तो जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना वो कम हो रहा है, तो जब वो सेक्रीफाइस हो रहा है फिर मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहूँगा। आप समझो, मैंने जब 7 आईफोन हो गए, मेरे पास 2 मैकबुक हो गए, अब मुझे एक और मैकबुक अगर लेनी हो तो क्या मैं 3 सेक्रीफाइस करूँगा? तुम कहोगे नहीं, बट क्या अगर मेरे को 2 का ऑफर मिल जाए कि यार तू 2 सेक्रीफाइस कर दो और एक मैकबुक ले ले, तो मैं तो सोचूंगा ना यार पहले तो 3 सेक्रीफाइस करते, अब सिर्फ 2 करने की जरूरत है, तो तुम कर दोगे सेक्रीफाइस। ठीक है ना, तो कम, मतलब आप जब सेक्रीफाइस कर रहे हो आप उसको कम कर रहे हो, इसी को कहते हैं MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप एक गुड के लिए दूसरा गुड कितना सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, और वो फॉल करता है, हर अगले स्टेप पे आप उसको सेक्रीफाइस कम करना चाहोगे। मेरे साथ बोलना, सेक्रीफाइस कम करना चाहोगे, बस यही है MRS। यानी कि MRS रेफर्स टू रेट एट विच कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस गुड एक्स फॉर गुड वाई, या फिर गुड वाई फॉर एक्स, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। हमारे एग्जाम्पल में गुड एक्स था इसलिए मैंने गुड एक्स लिखा और गुड वाई के लिए। ओके, तुम वन गुड और अदर गुड भी ले सकते हो कि एक गुड के लिए दूसरा गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब कैसे ये लिंक बैठा, देखो कैसे कहता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर कंज्यूम्ड, जैसे जैसे मैं गुड वाई कंज्यूम करता जा रहा हूँ,
हिज डिज़ायर फॉर गुड वाई डिक्लाइंस, अब मेरी उसके लिए डिज़ायर कम होते जा रही है क्योंकि मेरी यूटिलिटी कम हो रही है, मतलब उससे मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है। लॉ लगाओ उसमें, लॉ ऑफ DMU, एज पर लॉ ऑफ DMU कहता है ऑन द अदर एंड जब मैं दूसरा गुड जो है गुड एक्स सेक्रीफाइस करता जा रहा हूँ तो उसकी डिज़ायर जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि वो मेरे पास कम होते जा रही है, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है। याद है ना हमारा इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था MU जब हम कंजम्पशन रोकते हैं हमारा बढ़ता है, वो बढ़ता जा रहा है। तो कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट, यानी कि मैं सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता हूँ, मैं कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। तो गुड एक्स को फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई, इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि DMRS। तो IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैलकुलेट MRS, तो यार इसका फॉर्मूला है क्या, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। जनरली तुमने देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो कुछ नहीं है, जब वो डायग्राम बनाता है ना बुक के अंदर तुम्हारे दिखा होगा, तो यहाँ पे वो लेता है गुड Y और यहाँ लेता है गुड X। तो वो हमेशा क्या करता है, जो गुड Y है उसको सेक्रीफाइस कराता है, गुड X को इंक्रीज करता है, गुड Y को सेक्रीफाइस कराता है, गुड X को इंक्रीज करता है। तो वो फॉर्मूला पता क्या लिखता है, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, क्योंकि गुड Y जो है वो सेक्रीफाइस हुआ, गुड X जो गेन हुआ। तो मैंने तुम्हें आसान भाषा में सिखा दिया लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। क्यों सर, अगर पेपर में गुड X और गुड Y की जगह राइस एंड व्हीट दे देगा तुम घूम जाओगे, तुम कहोगे हमें तो XY सिखाया था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, इसीलिए सिखाया। अगर वहाँ राइस होगा जो सेक्रीफाइस हो रहा होगा उसको ऊपर ले लेना, लॉस ऑफ आउटपुट, नीचे गेन ऑफ आउटपुट, और आगे साइन लगा देना माइनस का क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो MRS बड़ा आसान है, चेंज कितना आया 3 का, और नंबर ऑफ मैकबुक में कितना चेंज आया 1 का। तो MRS में कितना आया 3/1, राइट। ये क्वेश्चन है, स्टॉप करके कर लो सॉल्व। ओके, कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं। तो हाँ जी, हम पढ़ रहे थे मिसलिनियस पॉइंट्स जो है, कुछ है तुम्हारे ना इस टॉपिक के मिसलिनियस पॉइंट्स है, जैसे कि स्लोप ऑफ IC जो होता है वो MRS से होता है, यानी कि आपने पढ़ा कि स्लोप जो होता है कन्वेक्स होता है, तो वो किस कारण से होता है, DMRS यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो MRS ही स्लोप ऑफ IC, अगर MCQ में पूछ ले कि स्लोप ऑफ IC के, इट इज़ MRS, राइट। MRS XY का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड X एंड गुड Y, यानी गुड X और Y का जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसको हम MRS XY बोलते हैं। और MRS XY का तुम्हें मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। और यार इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जब तुम एक डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे हम लोगे आप गुड X, क्योंकि यहाँ पे होता है यहाँ पे आप लोगे Y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे आप हमेशा लोगे गुड Y, और नीचे लोगे आप गुड X, और इसको हम बोलते हैं X एक्सिस, यानी कि Y एक्सिस पे Y आएगा और X एक्सिस पे X आएगा। और क्योंकि Y है यहाँ पे, इसलिए हम पहले ऊपर लिखते हैं चेंज इन Y, नीचे लिखते हैं चेंज इन X। इन शॉर्ट में तुम्हें बोलूँ, होता लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट है, बट तुम्हारा फॉर्मूला है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका यही है कि Y एक्सिस ऊपर आते इसलिए Y एक्सिस पहले लिखो, और चेंज इन Y पहले लिखो, और X एक्सिस नीचे आता है इसलिए चेंज इन X बाद में लिखो। और अगर क्वेश्चन में X और Y नहीं आ रहा तो मैंने तुम्हें बोला राइस एंड व्हीट देगा, कुछ अलग से आइटम्स देगा, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जी कंज्यूमर बजट है। कंज्यूमर बजट क्या होता है, कंज्यूमर बजट होता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए कितना पैसा है, यानी आपकी इनकम कितनी है। एक्चुअली में इनकम ही तो स्पेंड करोगे, आप ये नहीं बोलना सर लोन लेके करेंगे, अरे नहीं जितनी इनकम है उतना स्पेंड करोगे। तो आपका बजट क्या होगा कि जितनी आपकी इनकम है उतना आप स्पेंड कर दो। अब एक चीज़ होती है बजट लाइन, एक होती है बजट सेट, ठीक है। अब ध्यान से समझना बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपके पास 100 रुपीज़ की इनकम है तो आपको पूरा 100 रुपीज़ स्पेंड करना है, दैट इज़ योर बजट लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट पर आप कितना स्पेंड करोगे, ₹100, जो कि आपकी इनकम होगी। बट अगर मैं बजट सेट की बात करूँ ना, वो कहता है कि यार आप या तो उस लाइन जितना स्पेंड कर लो या उसके अंदर, यानी कि आप या तो 100 रुपीज़ स्पेंड कर लो, या 20 कर लो, या 50 कर लो, या 10 कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। यानी कि 100 तक आप जितना मर्जी एक्सपेंडिचर कर लो। यानी कि मैं कह सकता हूँ बजट सेट एक वाइडर टर्म है और बजट लाइन एक नैरो टर्म है। यानी कि बजट लाइन सिर्फ वो बताएगा जिसमें आपकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाए, और बजट सेट आपकी वो इनकम वो एक्सपेंडिचर बताएगा जिसमें आपकी पूरी इनकम या उससे कम एक्सपेंडिचर हो। तो इसका फॉर्मूले से आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगा। यानी अगर मैं कहूँ हमारा बजट क्या होता है एक्चुअली में, जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर में 2 गुड्स पे कर रहा हूँ, X और Y, तो मेरा X का जितना प्राइस है इनटू उसकी क्वांटिटी, यानी मान लो
प्राइस है एक्स का 2, अगर मैंने 2 क्वांटिटी ली तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4, ये हुआ गुड एक्स पे। अब मान लो गुड वाई का जो प्राइस था वो था 1 और उसकी क्वांटिटी ली 2, तो उसका प्राइस उतना, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 2, तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4 + 2 यानी कि 6, मतलब टोटल स्पेंड मैंने कितना करा 6 रुपीज़। तो हम कहेंगे सीधा सीधा प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब सारे गुड्स का एक्सपेंडिचर टोटल कर दो तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, यानी कि इनकम आ गई। वाई का मतलब होता है इनकम। तो मैं कह सकता हूँ जो प्राइस बजट लाइन है ना वो बताएगा कि आप पूरी इनकम स्पेंड करो, यानी इक्वल टू। और बजट सेट पता है क्या बोलता है, या तो आप इनकम के जितना स्पेंड कर लो या इनकम के कम, यानी कि लेस देन और इक्वल टू इनकम। यानी 100 रुपये की इनकम में अगर आप 50 रुपये खर्चा करो वो बजट सेट में आएगा, लाइन में नहीं आएगा। अगर आप 100 में से 100 खर्च कर रहे हो तो वो बजट लाइन में भी आएगा, बजट सेट में भी आएगा। यानी कि बजट सेट एक ब्रॉडर टर्म है, बजट लाइन एक नैरो टर्म है। ओके, यानी कि बजट लाइन रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड जिसके अंदर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपकी इनकम के बराबर होगा। यानी 100 रुपीज़ कमाई है तो 100 रुपीज़ से खर्चा करोगे। ओके, बजट सेट कहता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड जिसमें आपकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर या तो बराबर होगा, या तो 100 होगा, या तो लेस देन 100 होगा, यानी इनकम से कम होगा। बड़ा आसान है, आगे चलते हैं। बजट सेट ऑफ ए कंज्यूमर इसने दिया है कि 60 रुपये पे अगर आपकी इनकम 7 है, 60 रुपीज़ है, और प्राइस ऑफ जो 1 गुड है, एक्स गुड है, वो है ₹1 एंड गुड 2 की कितनी है 2, तो आपका क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सिंपल चीज़ है यार, अगर आप एक ही गुड लोगे और आपके पास 60 रुपीज़ है और एक का गुड का प्राइस है 1, तो आप कितने यूनिट्स लोगे 60 यूनिट्स लोगे। तो दूसरे के कितने लोगे 0, आपकी 60 इनकम आपने सारा स्पेंड कर दिया। अगर मान लो आप 30 यूनिट्स गुड 2 का ले रहे हो क्योंकि आपका प्राइस कितना है 2 रुपीज़, तो आपकी 60 इनकम है तो आप कितना ले पाओगे गुड 2 30, तो आप एक्स कितना लोगे 0। अब ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना दिए मैंने, तो ये क्या बन गया बजट का कंज्यूमर का बजट सेट। अच्छा, अब इस डायग्राम से समझो, तुम्हें जो मैं समझा था बजट लाइन और प्राइस लाइन, देखो ये कर्व है, इसमें ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस लाइन को मैं बोलूँगा प्राइस लाइन। क्यों, इस लाइन के अंदर वाले जितनी भी आइटम्स है ना वो होगा हमारा बजट सेट। ठीक है, ये लाइन इंक्लूडिंग दिस अंदर वाला जो हमारा येलोइश पोर्शन है रेड, मतलब जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इवन लाइन भी बजट सेट है। बट अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूँ तो वो हमारी बजट लाइन है, उसमें बजट सेट नहीं आता, यानी कि बजट सेट इज वाइडर एंड बजट लाइन इज स्मॉलर। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, बच्चों को ये पता होता है लाइन आएगी, बट सर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। तुम्हें यहाँ लेना है यूनिट्स ऑफ गुड 1, यहाँ पे लेना है यूनिट्स ऑफ गुड 2, एक के यूनिट ऊपर एक के यूनिट नीचे, यानी एक्स एक्सिस पे एक के यूनिट, वाई एक्सिस पे दूसरे के यूनिट। आपको यूनिट लेना है, प्राइस नहीं लेना। क्या लेना है, यूनिट लेना है, प्लीज ध्यान रखना। अब यूनिट मान लो गुड 1 की कर रहे हो तो कितने यूनिट का ले रहे हैं 60, तो 60 ले लो ऊपर, और नीचे कितने यूनिट लोगे 30 ले रहे हो। जब वाई गुड 1 जो है 0 हो रहा है तो 30, यानी कि आपने लेना, अगर मैं सिर्फ एक यूनिट लूँगा तो मैक्सिमम कितने यूनिट ले पाऊंगा, अगर मैं दूसरा के यूनिट लूँगा तो मैक्सिमम कितने यूनिट ले पाऊंगा। आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, क्योंकि पेपर में तुम भूल जाओगे, तुम कहोगे प्राइस या एक्सपेंडिचर ले लोगे तो भाई गलत हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा वो ना क्या करता है, एक्सपेंडिचर ले लेता है, तो 60:60 ले लेते हैं, अरे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझो, जागो ग्राहक जागो। तो कहता है बजट सेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज कंस्ट्रेंट, यानी कि बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, रुकावट। मेरे को बताओ यार, इस लाइन के आगे जा सकता हूँ क्या मैं, ये जो लाइन है इसके आगे जा सकता हूँ, सर इतनी तो इनकम ही नहीं है, तो कैसे जाओगे, नहीं जा सकता, इसीलिए कंस्ट्रेंट है। यानी आप इस लाइन के ऊपर खड़े हो सकते हो, दरवाजे के ऊपर खड़े हो सकते हो, वहां से झांक सकते हो, आगे जा नहीं सकते। ठीक है, तो इट इज अ कंस्ट्रेंट। आगे चलते हैं, कंज्यूमर कैन बाय द सेट ऑफ 2 गुड्स विद इन और ऑन द प्राइस, यानी दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाओ, लाइन के ऊपर खड़े हो जाओ, लाइन के आगे नहीं जा सकते, लाइन के ऊपर खड़े हो सकते हो आप। चलो जी आगे, बजट सेट अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। अरे यार, जो लाइन के अंदर वाले हैं या लाइन पर है, ध्यान से सुनना, क्या लाइन के अंदर या लाइन पर वाले अटेनेबल है। अरे लाइन वाले में तो इनकम स्पेंड होगी ना आपकी पूरी की पूरी, 100 रुपया 100 पूरा लग जाएगा, तो अरे वो भी तो अचीवेबल है ना, अटेनेबल है। अब जो लाइन के बाहर है वो तो औकात के बाहर हो गए, तो वो तो नॉन अटेनेबल। ठीक है, तो अटेनेबल रीजन हो गया जो अंदर है, और जो लाइन है इवन लाइन को भी मानेंगे, बट जो लाइन के बाहर है वो क्या हो गया, नॉन अटेनेबल। अब नॉन अटेनेबल कब अटेन होगा, अरे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। सर बस इनकम नहीं, जब प्राइस कम हो जाए। अगर दोनों कॉमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो सस्ता हो गया ना, ज़्यादा ले पाओगे, तो वो नॉन अटेनेबल वाला अटेन हो जाएगा। देखो कहता है कैन कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन, यस, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई, बट शर्ते अगर इनकम बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गया तब तो आप वहीं के वहीं रहे, खजूर के खजूर। तो आप क्या करोगे, प्राइस बढ़ना, अगर इनकम बढ़ रही है तो प्राइस सेम रहना चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इनकम बढ़े और प्राइस कांस्टेंट रहे,
तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो बजट सेट है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, हमारा नॉन अटेनेबल पोर्शन अटेनेबल बन जाएगा। अगर प्राइस ऑफ दोनों गुड फॉल कर जाए, अगर प्राइस कम हो गया तो मेरी इनकम, रियल इनकम बढ़ जाएगी ना, सेविंग बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ज़्यादा ले पाऊंगा, बिल्कुल। तो मेरी इनकम सेम रहे और प्राइस बढ़ जाए, बढ़ जाए नहीं, घट जाए, ठीक है, तो मैं नॉन अटेनेबल भी अटेन कर लूँगा, ठीक है। तो कहता है वाई डज बजट लाइन स्लोप डाउन, क्यों स्लोप डाउन करता है यार? सिंपल सी चीज़ है, आपकी इनकम है लिमिटेड, या तो आप गुड एक्स पे करोगे या तो गुड वाई पे। अगर आप दोनों पे कर रहे हो तो एक को ज़्यादा खरीदोगे, एक को कम। अगर एक की आप जो आपका डिमांड है वो इंक्रीज करते हो, मान लो आप एक गुड को ज़्यादा बाय कर रहे हो, तो आपको दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अरे बजट ही नहीं है, औकात में ही नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए वो क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, यही सब लिखा है इधर। ओके, ये आ गया शिफ्ट। देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्ट और बजट लाइन। देखो क्या होता है शिफ्ट, बड़ा आसान है जो अभी हमने समझा। एक होता है राइट वर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्ट वर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट। कब आएगा फॉरवर्ड शिफ्ट? कब आएगा? जब आपकी इनकम बढ़ जाए। अरे इनकम बढ़ गई, औकात बढ़ गई, तो अब ज़्यादा गुड ले पाओगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। या इनकम नहीं बढ़ी, आपके प्राइजेस कम हो गए, दोनों गुड के ध्यान से, दोनों गुड के प्राइजेस कम हो गए, तो आपके क्या हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। बट शर्त है जो दूसरा आइटम है यानी इनकम वो सेम रहे। अगर इनकम बढ़ रही है तो प्राइजेस सेम रहे, अगर प्राइजेस कम हो रहे हैं तो इनकम सेम रहे। ठीक है जी। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब आएगा? अरे जब आपकी इनकम कम हो जाए, नौकरी छूट जाए, छोकरी तो बात ही मत करो, है ही नहीं, होगी नहीं, अगर होगी तो चलो कमेंट सेक्शन में बता देना ना। ओके, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट सुनो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में या तो आपकी इनकम कम हो जाए तो आपके प्राइजेस सेम रहने चाहिए, अगर आपके प्राइजेस बढ़ जाए और इनकम वहीं की वही है तब भी तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा ना, कम ले पाओगे, प्राइस महंगा हो गया वो। ठीक है, तो यही पॉइंट इधर लिखे, अगर इनकम बढ़ जाए प्राइजेस कांस्टेंट रहे, या इनकम सेम रहे प्राइजेस घट जाए, इनकम कम हो जाए प्राइजेस सेम रहे, इनकम कांस्टेंट हो जाए और प्राइसेस बढ़ जाए, तब भी यही होगा। बिल्कुल सही। अब कर्व तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे बनेगा। रोटेशन देखो जी, रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है यार, बड़ा ध्यान से समझो यार। शिफ्ट का मतलब होता है या तो कर्व राइट साइड में जाए या तो लेफ्ट साइड में जाए। रोटेशन होता है यार एक ही टांग हिल रही है, दोनों टांगे नहीं हिल रही, एक ही टांग हिल रही है। अब रोटेशन होता कैसे है यार? अगर आपका सिर्फ गुड एक्स का ही प्राइस कम हो, गुड वाई का नहीं हो, गुड वाई वहीं का वही खड़ा है, तो यार आपका तो कर्व कभी मूव ही नहीं करेगा, वो तो एक साइड से हिल जाएगा बस। कहते हैं एक टांग हिलेगी, यानी कि सपोज अगर आपका प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाए, बाकी सब सेम है, इनकम भी सेम है, प्राइस ऑफ अदर गुड भी सेम है, वाई सेम है, तो एक्स में क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा ले पाओगे सेम इनकम में। तो मैं कह सकता हूँ ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ एक लेग आगे चले जाएगी, दूसरी लत वहीं की वही रहेगी। ठीक है ना, लत मतलब लेग, ठीक है। तो एक लत उधर की उधर रही, दूसरी क्या होगी? आगे चलेगी। इसको कहते हैं रोटेशन। और ये कौन सी रोटेशन है? राइट वर्ड रोटेशन। राइट हैंड साइड पे जा रही ना, तो इसको कहेंगे राइट वर्ड रोटेशन। यानी बजट लाइन ए बी रोटेट्स टू ए डी, इसको ऐसे लिखते हैं, रोटेट्स टू ए डी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट वर्ड रोटेशन। अब मेरे को बताओ, अगर मैं प्राइस ऑफ वाई फॉल करा रहा हूँ, गुड एक्स का नहीं फॉल हो रहा, वाई का फॉल हो रहा है, और प्राइस ऑफ एक्स सेम है, इनकम सेम है, तो अब तुम्हें दिख रहा है ऊपर जा रहा है। अब तुम कहोगे सर इसको हम अपवर्ड रोटेशन कहेंगे, बड़े स्मार्ट बन रहे हो। अगर यही गुड वाई में नीचे लेता तब क्या कहते? तब राइट वर्ड हो जाता ना, अभी भी इसको राइट वर्ड कहेंगे। यानी कि अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम होने से बढ़ती है ना, ऑब्वियसली ज़्यादा ले पाओगे, तो आप उसको राइट वर्ड रोटेशन बोलोगे। बट अगर आपका प्राइस, अच्छा हाँ, इसमें ना इनकम वाला केस नहीं आएगा। क्यों? इनकम यार आपकी जब बढ़ेगी तो वो दोनों गुड ज़्यादा ले पाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कोई पार्शियल रखोगे, नहीं गुड एक्स ही ज़्यादा लेंगे, गुड वाई नहीं लेंगे, ना 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 सर हमें नहीं पसंद। ठीक है ना, तो दोनों ही लोगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो इनकम वाले में कभी आपके रोटेशन नहीं आ सकते, उसमें हमेशा शिफ्ट आएगा। अच्छा, लेफ्ट वर्ड रोटेशन की बात करूँ, अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तब क्या होगा? आप क्वांटिटी कम लोगे एक्स की, इसको कहेंगे लेफ्ट वर्ड रोटेशन। यानी कि आपका रोटेट करेगा ए बी से ए डी, और इसको हम लेफ्ट वर्ड रोटेशन कहेंगे। अब तुम कहोगे वाई के केस में सर ये तो डाउनवर्ड रोटेशन है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इसको भी एक्स एक्सिस में लो गुड वाई को, तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन ही बनेगा, उसको हम लेफ्ट वर्ड ही कहेंगे। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाला कंसेप्ट नहीं रखना, सीधा सीधा बात करना, क्वांटिटी बढ़ेगी तो राइट वर्ड, क्वांटिटी कम होगी तो लेफ्ट वर्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं रोक देता हूँ, कर लेना। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा हूँ मैं, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अगर मैं प्राइस लाइन की बात करूँ, यानी कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो कैसी होती है, तो अभी हमने पढ़ा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब इसका भी ये कोई स्लोप होगा। ठीक है, कहता है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कुछ नहीं है, ये गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है, मैंने तुम्हें बोला ना वाई एक्सिस पे वाई लेना है, एक्स एक्सिस पे एक्स लेना है। तो जो गुड वाई और एक्स है, इसमें आप चेंज इन वाई ले लो, चेंज इन एक्स ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा? प्राइस वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, आपकी बजट लाइन बन जाएगी। तो बजट लाइन का पहला फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी लॉस ऑफ
गेन, लॉस अपॉन गेन, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो आप कह सकते हो बजट लाइन का सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या फिर प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब बच्चे पूछेंगे कि सर चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई में क्या डिफरेंस है? बच्चे चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई जो है ना वो क्वांटिटी में चेंज है। किसमें? क्वांटिटी में चेंज है कि आप कितने कम या कितने ज़्यादा यूनिट्स ले पाओगे। प्राइस ऑफ एक्स तो अलग चीज़ है ना, वो प्राइस की बात कर रहा है, वो क्वांटिटी की थोड़ी बात कर रहा है आप कितनी ज़्यादा खरीद पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई या फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ओके आगे चलते हैं। निकालने के लिए आएगा तो भाई निकाल लेना यार, चेंज निकालना, बस इतना कर सकता हूँ ना, उम्मीद रख लूँ मैं भाई। अगर नहीं निकला तो कमेंट डाल देना यार, मैं कर दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 3 स्टार टॉपिक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द आईसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ फीचर्स भी इंपॉर्टेंट थे वैसे तो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था हम ऑलरेडी समझ सकते हैं, पिछली वीडियो में समझ लिया हमने कि अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करता है जब वो सारी की सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है इनकम कम स्पेंड कर रहा हूँ और मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है। क्यों? अरे इनकम कम स्पेंड करूँगा तो मेरे पास कुछ पैसा अभी भी बचेगा और मैं खर्चूंगा, और हमारा रूल मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि यार आप जैसे एक्सपेंडिचर करोगे किसी कमोडिटी पे आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अटेन कर चुके हो, ठीक है ना। तो मतलब आप सारी इनकम स्पेंड करोगे, गिवन प्राइजेज होंगे, और आप जिस पे भी स्पेंड करोगे आप मैक्सिमम अटेन करोगे, वो पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी इट रेफर्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अक्रॉस 2 गुड्स गिवन प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड्स। सारी इनकम स्पेंड कर रहा है दोनों गुड्स पे, ठीक है जी। कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशन है, मोटा माटी 2 कंडीशन है। क्या है पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि आपका जो आईसी है ना उसका बजट लाइन के साथ कराना है गुल्लू गुल्लू। कैसे? MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ वाई क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। और MRS XY क्या होता है? स्लोप ऑफ आईसी। कुछ नहीं है यार, ये आईसी दिख रहा है, IC2 जो इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन के साथ, इसका कहते हैं गुल्लू गुल्लू कराना है, यानी इंटरसेक्ट करवाना है, कुछ नहीं है, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा है आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना फीचर कि आईसी कन्वेक्स होता है, बस वही कह रहा है आईसी कन्वेक्स होना चाहिए। अब क्यों होता है कैसे होता है बताता हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं। पहले तो ये जो कंडीशन इसने लिखी है ना MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ये ना थोड़ी सी अधूरी है, जहाँ पे भी तुमने पढ़ी होगी ये अधूरी है। देखो कैसे, अगर मैं कह दूँ एक IC1, ठीक है, और ये बजट लाइन है मेरी AB, तो मेरे को बताओ IC1 क्या मैं अटेन कर सकता हूँ? हाँ, 2 इसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सर हाँ मिल रही है बच्चे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन औकात में भी होनी चाहिए ना, बजट लाइन औकात में नहीं है, तो इस कर्व पे आप इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते यार, औकात के बाहर है, ठीक है जी। अब 2 कर्व बचे IC2 एंड IC3, इस पे ले सर, इस पे भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्यों? MRS XY यानी कि IC कर्व इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यानी कि बजट लाइन। सर E पॉइंट भी आ रहा है, सर F पॉइंट पे भी आ रहा है, क्या? MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पे भी हमारी बजट लाइन बराबर है IC के। सर G पॉइंट पे भी आ रहा है, अब कौन सा पॉइंट ले? अरे सिंपल, हायर IC गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो IC3 पे हायर है कि IC2 पे? IC2 पे। अब इस कंडीशन को इसने ऐसे नहीं लिखा हायर IC गिव हायर सेटिस्फेक्शन, इसने क्या कहा? इसने कहा कि सर IC एंड बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट। पढ़ा था ना सर्कल चैप्टर में 10th में या 9th में, पता नहीं कब था, मैथ्स में था कुछ। सर्कल के अंदर क्या आता था कि सर्कल, 2 सर्कल अगर वो टेंजेंट है यानी कि वो एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, सर्कल की एरिया को टच, मतलब वही यार जो भी होता है सर्कमफ्रेंस, जो भी लाइन होती है, ऐसे 2 सर्कल गुल्लू गुल्लू करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट, ठीक है। तो वो जो टेंजेंट है ना वो कंडीशन यहाँ पे भी लगाओ, यानी कि IC ऐसे चिपक के जाएगा उसके साथ, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो चिपकेगा उस पॉइंट की बात करें। यानी कि अगर एक IC ऐसे जा रहा है तो वो चिपक नहीं रहा, वो दोनों को क्रॉस कर रहा है, हमने चिपकना है, बस ऐसे छू के निकल जाना है, ठीक है नहीं, उसको कहते हैं टेंजेंट। यानी कि IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि एक दूसरे को कट करे, बस कैसे ऐसे टच होना चाहिए, गुल्लू गुल्लू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए, यानी कि IC हमेशा इस शेप में होनी चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले देख लेते हैं आंसर कैसे करना है। कह रहा है E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम, हियर MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और दे शुड बी टेंजेंट टू ईच अदर, और कन्वेक्स होना चाहिए। अब रैशनल क्या है सर, ऐसा क्यों है ये कन्वेक्स होनी चाहिए, क्यों है यहीं पे इक्विलिब्रियम बनता है जहाँ पे IC इक्वल टू वो होता है? पहले तो ये समझो कि कन्वेक्स ही होना चाहिए, IC मस्ट बी कन्वेक्स। क्यों?
अगर मैं यहाँ कनकेव लेता हूँ तो मुझे बताओ कनकेव का मतलब क्या, पहले बताओ कन्वेक्स क्यों होता था सर, डीएमआरएस की वजह से, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो क्या होता सर, इंक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग एमआरएस, राइट, तभी तो कनकेव बनेगा। तुम्हारा एमओसी था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैसा होता था, इंक्रीजिंग, इसीलिए आपका पीपीसी कैसा बनता था सर, कनकेव। इसीलिए एमआरएस भी अगर इंक्रीजिंग हो तो कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा। अब समझो कनकेव में प्रॉब्लम क्या है यार, कनकेव का मतलब पता है क्या है कि अगर आप एक गुड से दूसरे गुड पे चेंज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो आप पहला गुड ना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो। यानी अगर आपके पास 10 आईफोन है, पहली बार में आपने 3 सेक्रीफाइस करे और आपको एक मैकबुक पड़ा था आपके पास ऑलरेडी, आपने एक मैकबुक गेन करा, तो जो तीसरी मैकबुक, 2 मैकबुक होगी आपके पास, तीसरी मैकबुक लेने के लिए मैं सिर्फ 3 आईफोन ही सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मैं 4 आईफोन सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। अरे ये कह रहा है लॉ ऑफ डीएमयू गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने जाए लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि आपको जब आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी कम हो जाती है तो आपको उससे ना सेटिस्फेक्शन आपकी मतलब और बढ़ रही है, मतलब कम होने से बढ़ रही है। अरे ये कहाँ का लॉजिक है यार आपका, अगर मेरे को बताओ सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है एक्चुअली। सुनो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। मतलब आप अगर पैसा किसी पे स्पेंड कर रहे हो, उस पैसे को जितना ज़्यादा आपके पास कम होते जा रहा है ना, पैसा कम होते जा रहा है, आपको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कैसा लॉजिक है, मतलब कि यार आपके पास मान लो एक गुड है जो बिल्कुल ख़त्म होने की तादाद पे, ठीक है, और आपको दूसरा गुड आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। अरे आप दूसरा गुड क्यों लोगे जब आपके पास पहला गुड बहुत शॉर्ट में है। ये कह रहा है कि वो जो पहला गुड है ना, मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस करूँ ताकि मुझे गुड 2 मिले। अरे गुड 2 में ऐसा क्या है, अरे एडिक्टेड है वो गुड 2 का। तो यहाँ पे हमारी एजम्पशन ही गलत हो जाती है। एजम्पशन में क्या था, कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, यहाँ पे कंज्यूमर रैशनल नहीं है। अब मुझे बताओ जो बंदा दिमाग से टेढ़ा है, उल्टा सीधा है, उसको कभी आप कहोगे वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, एक पॉइंट पे अटेन करेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो एक पॉइंट पे टिक ही नहीं रहा और रुकना ही नहीं चाहता। तभी हम कहते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम है बट इट इज अनस्टेबल, बंदा ही रैशनल नहीं है, दिमाग से पैदल है वो, ठीक है। तो कहते हैं दिमाग से 11 है वो। Convexity of IC indicates MRS is declining, ठीक है, but the consumer is willing to sacrifice less and less commodity with for every unit of successive unit of X. This is in accordance with law of DMU. But अगर MRS not declining हुआ यानी कि increasing हुआ, बताओ देखो increasing हुआ तो law of DMU कहता है कि मैं does not hold good, यानी मैं गया तेल लेने। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी, वो एक गुड के पीछे एडिक्टेड है, वो ज़्यादा ले रहा है और ही इज गेटिंग हायर सेटिस्फेक्शन, उसी गुड से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, पागलों की तरह करते जा रहा है, दूसरा सेक्रीफाइस करता जा रहा है। कह रहा फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट वी कैन नॉट एज्यूम स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम उस जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते। अब जिसको समझ आया है ठीक है, नहीं आया तो आग लगाओ, कुछ नहीं समझना, बस इतना समझो कनकेव नहीं होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कन्वेक्सिटी। ओके ये तो कंक्लूजन है, ये तो यही लिखा है। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा था ये दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए। अब ये ध्यान दो यार, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये IC1 ऊपर है, ये तो औकात के बाहर है। अब ये दो औकात के अंदर है, बट मुझे बताओ जिस पे तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी तुम उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहोगे, या जिस पे पैसा भी पूरा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन भी पूरी नहीं मिल रही, यानी कि पॉइंट G और F। ऑब्वियसली तुम ही चाहोगे क्योंकि तुम्हारा IC2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो तुम उसी पॉइंट पे आना चाहोगे जिस पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो अरे वो ही पॉइंट है, देखो क्या है, A is the budget line, the consumer cannot go beyond the budget line, यानी IC1 goes to buy oil, we cannot we know higher IC give always higher satisfaction, तो IC3 is beyond our budget। क्या लिख दिया मैंने, IC1 टैग लगा के लिखा था, IC1 is beyond our budget, okay। equilibrium cannot occur there, any point on the budget line to the left of E, that is F, and to the right of E, point G, falls on the lower IC3 नहीं, ठीक है ना, IC3 therefore IC2 offers higher satisfaction, thus the consumer would prefer E point। हाँ बिल्कुल सही है, ऊपर एक ही जगह सोया हुआ था मैं। ओके भाई ये चीज़ समझ आ गई ना जो मैंने समझाया, ठीक है। उसके बाद अदर पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो है वो कांस्टेंट होता है। MCQ पर्पज से मैं तुम्हें कहूँ, जो ये बजट लाइन थी ना वो सेम इसलिए क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, अरे प्राइस थोड़ी चेंज हो रहा है, तो कह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे आप प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई चेक करोगे ना तो वो सेम आएगा। अब जैसे MRS XY था, अगर तुम किसी पॉइंट पे चेक करोगे वो अलग आएगा, क्योंकि उसने कहा ना खुद वो डिमिनिशिंग है। अगर A पॉइंट पे देखोगे वहाँ पे कुछ अलग आएगी, B पॉइंट पे देखोगे वो कम आएगा, C पॉइंट पे और कम आएगा, D पॉइंट पे और कम आएगा। बट ऐसा नहीं है बजट लाइन के साथ, बजट लाइन में कोई भी पॉइंट चूज करोगे उसमें पॉइंट
पॉइंट वो सेम रहेगा। अरे प्राइस सेम है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन है, बस ये पॉइंट था। कहता है इनडिफरेंस मैप क्या होता है? इनडिफरेंस मैप होता है जब एक कर्व में एक से ज़्यादा आईसी हो, यानी कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ उसमें 3-4 आईसी डाल रहा हूँ, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस मैप बोलेंगे। और एक की बात करें तो उसको इनडिफरेंस बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, और क्या बताना था? एमआरएस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड 1 फॉर गुड 2। ठीक है, और आईसी इज अफेक्टेड बाय प्रेफरेंस एंड चॉइसेस एमसीक्यू पर्पस के लिए। भाई आईसी को प्राइसेस से फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ा प्राइसेस से। अगर उसको प्राइस से फर्क पड़ता, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर एक कंज्यूमर को प्राइसेस से फर्क पड़ता तो फिर हम कंज्यूमर बजट घुसाते क्यों? आईसी ने ही सब कुछ पूरा कर दिया था, ठीक है ना। कंज्यूमर बजट क्या हुआ? सॉरी, हमने इक्विलिब्रियम में बजट लाइन और आईसी को इंटरसेक्ट कराया। अगर आईसी के अंदर प्राइस फैक्टर होता, यानी कि वो बजट के ऊपर, कंज्यूमर के बजट के बारे में भी सोचता, तो मेरे को कभी बजट लाइन जैसा कंसेप्ट ही नहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ता। मैं आईसी में खुद ही पॉइंट ढूंढ लेता कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी। बट वहाँ पे प्राइसेस कंसिडर नहीं हो रहे थे, वो औकात के बाहर भी जा रहा था सेटिस्फेक्शन लेके। तो उस केस में हमें बजट लाइन लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बजट के अंदर भी होना चाहिए ना सेटिस्फेक्शन ला रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि वो प्रेफरेंस एंड चॉइसेस के ऊपर होता है कि कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है, कि वो गुड एक्स 4 यूनिट लेगा तो गुड 1 के कितने लेगा, गुड वाई के कितने लेगा, या गुड वाई के अगर 10 यूनिट ले रहा है तो गुड एक्स के कितने लेगा। उसकी प्रेफरेंसेस, उसके चॉइसेस के ऊपर है और नॉट प्राइसेस। तभी हमने कंसेप्ट लाया बजट लाइन का और दोनों को इंटरसेक्ट करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला। ओके, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि तुम रीड कर सकते हो, बस इतना ही है। ठीक है, कंज्यूमर के क्वेश्चन देख सकते हो यार। ये वाले क्वेश्चन कहाँ के थे? अच्छा हाँ, ये बता देता हूँ। देखो क्या कहता, हाउ विल कंज्यूमर विल मूव अलॉन्ग द आईसी इन सिचुएशन व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे इस वाले को बता दूँ। ये देखो, ये मेरा एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी वो इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, राइट। सिर्फ ई पॉइंट पे नहीं, बाकी पॉइंट्स पे भी सेम है। बट एमआरएस एक्स वाई का क्या सीन है सर? डिमिनिशिंग है, यानी यहाँ पे वो हाईएस्ट होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ से उससे कम, उससे कम। यानी मैं कह सकता हूँ एफ पॉइंट पे एमआरएस एक्स वाई वो ग्रेटर देन होगा ई पॉइंट से, बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर है, यानी एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। मैं IC2 कर्व की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले कर्व की नहीं बात कर रहा हूँ। तो अगर IC2 की बात करता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला जिसको मैंने अभी डॉट करा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ एम आर एस एक्स वाई थोड़ा बड़ा होगा, तो कह सकता हूँ एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। क्यों बड़ा होगा सर? क्योंकि सर एम आर एस एक्स वाई जो होता है वो फॉल करता है। अगर वो फॉल करता है, अगर यहाँ से वो गिरेगा तभी ई पॉइंट पे वो बराबर पहुंचेगा प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे वो ग्रेटर होगा। अब मैं नीचे एक पॉइंट बात करूँ कर्व पे, ये जो मैंने अभी पॉइंट ड्रॉ करा, इस पॉइंट पे एम आर एस एक्स वाई अगर फॉल होता गया ई पॉइंट के बाद भी, तो मैं कह सकता हूँ ये छोटा हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई से, राइट। तो मुझे बताओ, अगर कंज्यूमर इस पॉइंट पर है, एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स वाई, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए इक्विलिब्रियम में आने के लिए? अरे सिंपल सी चीज़, गुड वाई है ना, उसको सेक्रीफाइस कर। क्यों? गुड वाई की कंजम्पशन आप ज़्यादा कर रहे हो इधर, ठीक है, और गुड एक्स की कम कर रहे हो। तो गुड वाई की कम करो, यानी इतना फॉल कराओ गुड एक्स की, और गुड वाई की इंक्रीज कर दो, तो आपका कहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, तो मैं कह सकता हूँ मैं गुड एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा हूँ गुड वाई से, मुझे गुड एक्स की कंजम्पशन ड्रॉप करनी चाहिए और गुड वाई की कंजम्पशन इंक्रीज करनी चाहिए। तो बस यही लिखा है मैंने। देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है अगर एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, द कंज्यूमर शुड मूव डाउनवर्ड अलॉन्ग द कर्व। उसको इस कर्व में नीचे मूव करना चाहिए, और मूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ताकि एम आर एस एक्स वाई फॉल करे, और उसके लिए उसको करना पड़ेगा एक्स की कंजम्पशन बढ़ाओ और वाई की कंजम्पशन रोक दो। अगर वो, ये देखो जैसे डायग्राम में बताया, मैं इस पॉइंट पर हूँ, ये पॉइंट पे एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि जब हमारा एम आर एस फॉल करेगा तभी वो प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के बराबर होगा। अगर वो ऑलरेडी उससे कम होगा, अरे और फॉल करेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पे एम आर एस ऐसा होता, तो मुझे बताओ एम आर एस एक्स वाई फॉल होता है, ये तो सेम रहता है कॉन्स्टेंट, राइट। जब आप कंजम्पशन करते हो एम आर एस एक्स वाई तो गिरता है, हमने पढ़ा ना, डी एम आर एस फॉल करता है वो, तो यहाँ पे तो और गिर जाता। तो ये तो यही सिचुएशन रहती है हमेशा, राइट। तो ये तो अजम्पशन ही गलत है। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे वो बड़ा होगा, यहाँ से वो फॉल करेगा तभी इक्वल पे आएगा, बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हो आप, इस सिचुएशन पे आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं इस पोजीशन पे हूँ, गुड एक्स इतना कंज्यूम करो, गुड वाई इतना, तो गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ाओ और गुड वाई की कम कर दो, यानी वाई डिक्रीज करो, एक्स की बढ़ा दो, सिंपल। और अगर मैं नीचे वाले पॉइंट बोलूँ, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था,
ये वाला MRS XY वाला, अगर मैं नीचे वाले पॉइंट पर हूँ, यानी इस कर्व में मैं इधर पॉइंट पर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए मैं x की इतनी कंजम्पशन कर रहा हूँ, y की इतनी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, x की कम करनी चाहिए और y की इंक्रीज करनी चाहिए। बस यही सजेशन देना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे कि एक मान लो ये इस सिचुएशन पे MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y, तो कंज्यूमर को बोलो वहीं रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ना x कंज्यूम करने की जरूरत है ना y, उसको बोलो वहीं पे रहे। देख कैसे, it is suggested to consumer that not to move along the IC remain constant as he is already in the state of equilibrium, वो ऑलरेडी उस स्टेट पर है तो उसको आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम क्वेश्चन देखोगे किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स आपको वो आता है क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया। तो टाटा बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।